So, good morning, everybody, and welcome back to this session. और हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग में हमने पढ़ा था कि एजीएम करने की लास्ट डेट क्या होनी चाहिए, कब तक एक कंपनी की एजीएम हो जाना चाहिए। अब जो हमने पढ़ा ना बेटा, वो तो लास्ट डेट थी कि उस दिन तक एजीएम हो जाना चाहिए। तो क्या सर हम उसके पहले भी एजीएम कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एजीएम में आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने पड़ते हैं। ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ आपको एजीएम में रखना पड़ता है। तो इसलिए जब तक वो प्रिपेयर नहीं हो जाए तब तक आप एजीएम नहीं कर सकते। मान लो 31 मार्च को आपका साल खत्म हुआ। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि 31 मार्च को साल खत्म हुआ, 1 अप्रैल को सुबह सुबह 8 बजे ऑडिटर आया, उसने ऑडिट कर दिया और बस एजीएम शुरू हो गई। ऐसे होता नहीं यार। बड़ी बड़ी कंपनियों में अकाउंट्स पहले तो मैनेजमेंट फाइनलाइज करता है। सर फाइनलाइज क्या करना, सारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही तो है। अरे पर एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं, प्रोविजंस जो हैं, डेप्रिसिएशन, ये सब की एंट्री तो आपको बाद में करनी पड़ेगी ना। साल खत्म होगा, फिर 1 महीना तो मैनेजमेंट ही ले लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके ऑडिटर को देने में। फिर 1 महीना शायद ऑडिटर ले लेगा मिनिमम उसका ऑडिट करने में। मतलब ये सब आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। अदरवाइज मैनेजमेंट 4-5 महीने ले सकता है कि अभी हम कर रहे हैं, फाइनलाइज देखते हैं, हो रहा है, चल रहा है। लगता ही है इतना टाइम। तो मैनेजमेंट को बिजनेस करना है ना यार। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होने से तो रहा। तो वो अपना काम धंधा करते हैं, साइड में हिसाब किताब भी चलता है, सब देखना पड़ता है। ऐसे अचानक से सब नहीं हो जाता है। कौन सी पार्टी ने टीडीएस कर लिया, वो अपने 26 एज में रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ, हमारे अकेले के हाथ में थोड़ी है। बहुत चीज़ों में हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। 1 महीना कम से कम मैनेजमेंट ले लेगा, उसके बाद 1 महीना ऑडिटर साहब ले लेंगे, फिर उसके बाद 1 महीना एजीएम बुलाने की प्रोसेस में चला जाएगा। तो रियल लाइफ में अगर मार्च में साल खत्म हो तो जून के पहले तो एजीएम होती नहीं है। लेकिन लास्ट डेट क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस बीच में आप कभी भी एजीएम कर सकते हैं। सर वो ठीक है, पर जब हम एजीएम करेंगे तो वो किस दिन होगी? दिन कौन सा चूज करें सर? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कि कैलेंडर में, पंचांग में कौन सा दिन अच्छा आ रहा है? पंडित जी बोले गुड़ी पड़वा पे कर लो, तो कर लो भाई साहब। कुछ ना कुछ आपको एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। अरे सीरियसली क्यों ले रहे हो यार? डेट कुछ भी रख लो, संडे भी एजीएम हो सकती है। लेट मी टेल यू, पुराना कंपनीज एक्ट पब्लिक हॉलिडे पर एजीएम करने को मना करता था। नया कंपनीज एक्ट कहता है किसी भी दिन एजीएम करो एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे दिनों पर एजीएम मत करो। 2 अक्टूबर पता नहीं आजकल नेशनल हॉलिडे है कि नहीं है। वो तो हर साल ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन आता है और बताते हैं कि कौन कौन से दिनों को नेशनल हॉलिडे माना जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ब्लर सा मेमोरी में आ रहा है कि 2 अक्टूबर को शायद आजकल वो नेशनल हॉलिडे नहीं बोलते हैं, पहले बोलते थे। आई डोंट नो, आप चेक कर लेना। सर इज एजीएम अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन और जस्ट अ वॉलंटरी मीटिंग? नहीं नहीं, अरे बेटा यही तो पढ़ा था कि ये मस्ट है हर कंपनी को करना, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, विद शेयर कैपिटल हो, विदाउट शेयर कैपिटल हो, लिमिटेड बाय शेयर हो, गारंटी हो, अनलिमिटेड हो, होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, 1% कंपनी की भी ऑन पेपर तो एजीएम होती है। स्मॉल कंपनी हो, निधि कंपनी हो, डॉर्मेंट कंपनी हो, सबको एजीएम करना। इफ यू आर ए कंपनी यू विल हैव टू डू एजीएम। ओके, हाँ जी। तो सर नेशनल हॉलिडे को छोड़ दो, उस दिन को छोड़ के बाकी किसी भी दिन मीटिंग कर सकते हो। सर दीपावली को शाम को एजीएम करें हम? हाँ करो, शेयर होल्डर पकड़ के पिटाई करेंगे, मुंह में बम डाल के फोड़ देंगे डायरेक्टर के, वो एक अलग प्रॉब्लम है। बट कर सकते हो क्योंकि दीपावली तो कोई हॉलिडे है ही नहीं।
उस दिन तो शेयर बाजार भी खुलता है, मुहूर्त के सौदे होते हैं। दीपावली के दिन कुछ भी बंद नहीं रखा जाता है, सब चीजें ओपन की जाती है, अशुभ हो जाए भाई। किसी भी दिन करो आप, चूज द डे एज पर योर चॉइस। ठीक है सर, बस नेशनल हॉलिडे छोड़ देना। तो सर संडे को करें क्या? हाँ संडे को करो, बल्कि अच्छा है। अरे ओपीसी की एजीएम में अन्नू नए अटक गए आप। क्या लिखा है, जो भी आपका नाम है झालानी जी, बात कर चुके हैं झालानी जी हम ऑलरेडी कि सेक्शन 122 में उसके बारे में पढ़ेंगे, ओपीसी में मत अटको। ओहो गांधी जी आजकल शायद है नहीं नेशनल हॉलिडे में, आई एम नॉट श्योर। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उस दिन मत करो। टाइम, पुराना कंपनीज एक्ट बोलता था कि आपको बिजनेस आवर्स में एजीएम करनी चाहिए। अरे आजकल 24 आवर बिजनेस आ रहे हैं यार, आजकल क्या वर्षों से ही थे देखा जाए तो। अभी हॉस्पिटल्स हैं वो 24 घंटे चलते हैं, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे चलते हैं, नाइट शिफ्ट चलती हैं कॉल सेंटर्स में। तो वर्किंग आवर्स का क्या है, वर्किंग आवर्स तो आप सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि एजीएम सुबह 9 से शाम को 6 के बीच होना चाहिए। 9 से 6 के बीच होना चाहिए। ठीक है सर, करेंगे। स्टार्ट भी इसी बीच होना चाहिए, एंड भी इसी बीच होना चाहिए। सर मैं 5:59 PM पे एजीएम स्टार्ट करूंगा, चलेगा ना? फिर 10 बजे तक जाएगी मेरी एजीएम। नहीं नहीं, थोड़ा इस तरह से प्लान करो कि 6 बजे खत्म हो जाए, छुट्टी हो जाए, टाटा बाय बाय करते हैं हम लोग। सर मान लो 10-15 मिनट ऊपर निकल गई तो मैं कहता हूं आप रात को 2 बजे एजीएम करो। रिकॉर्ड पे लिखो कि दोपहर को 2 बजे हुई थी। जब तक किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर तो इंडिया है, चलता है, इतना तो चलता है। अच्छा 2 अक्टूबर नेशनल हॉलिडे है। अच्छा कई लोगों को तो इससे ज्यादा दुख है कि सर वो सब ठीक है, वो ड्राई डे है। नाइन to 6 के बीच आपकी एजीएम होनी चाहिए। सर कहां करूं मैं अपनी एजीएम? नक्सलाइट एरिया में ले जाके? अरे नहीं, आप करो रजिस्टर्ड ऑफिस पर। सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी क्या होनी चाहिए कि एजीएम कहां कर लो? रजिस्टर्ड ऑफिस पर कर लो, नंबर 1। नंबर 2 प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे न कर पाओ, रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा सा होता है यार, और आपके शेयर होल्डर हजारों हैं, मे भी लाखों हैं। तो जिस सिटी में या जिस टाउन में या जिस विलेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसमें किसी भी जगह पे कर लो। सर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस तो यहां न्यू पलासिया पे है, कमरा है 10 बाय 10 का, वहां कैसे करें मीटिंग? मतलब आप इंदौर शहर में हो, इंदौर शहर में कहीं भी कर लो। सपोज आपने बोला हम आरएनटी ऑडिटोरियम में करेंगे, डीएवीवी ऑडिटोरियम में करेंगे, सर हम नेहरू स्टेडियम में करेंगे, सर हम होलकर स्टेडियम में करेंगे मीटिंग, करो, किधर भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज, एट एनी प्लेस। सर हमारा तो रजिस्टर्ड ऑफिस गांव में है, क्योंकि हमारा प्लांट गांव में है। जिस गांव में फैक्ट्री थी वहीं फैक्ट्री कैंपस में हमने ऑफिस भी रख लिया, डायरेक्टर भी वहीं रहते हैं। हम तो गांव में हैं सर। अब आप बोल रहे हो तो गांव में रजिस्टर्ड ऑफिस पे करो, वहां उतनी जगह नहीं है। या गांव में किसी भी ऑडिटोरियम या स्टेडियम में कर लो, वो तो सर है ही नहीं। फिर क्या, कुएं के पास पीपल की छांव में, किसी खेत में सुबह सुबह 9 बजे सबको लेके बैठ जाओ, जो अगेंस्ट में वोट डाले हाथों हाथ कुएं में फेंक दो। आप डिसाइड कर। सर सिटी सेम होना जरूरी है क्या? हम दूसरी सिटी में कर लेंगे? नहीं नहीं, सेम सिटी, टाउन और विलेज।
दूसरे शहर में जाके आप एजीएम नहीं कर सकते। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि इस सबसेक्शन से वो किसी भी कंपनी को एग्जाम्पशन दे सकती है, और गवर्नमेंट कंपनी को तो कह ही दिया है कि इट कैन होल्ड एजीएम एट एनी प्लेस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जगह अप्रूव कर दे, गवर्नमेंट कंपनीज वहां मीटिंग कर सकती है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि गवर्नमेंट कंपनीज अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा दिल्ली में मीटिंग कर सकती है, सपोज, तो करे दिल्ली जाके मीटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मेजर शेयर होल्डर है, तो उनके लिए अटेंड करना भी इजी हो जाएगा दिल्ली में। सर इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज कैसे करते होंगे? गुरु पिक्चर देखना आप, उसमें ऐसे ही स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में धीरूभाई अंबानी करते हैं एजीएम। वैसे जब से बेटा टेक्नोलॉजी आ गई ना, आजकल और कम लोग आते हैं। ई वोटिंग की फैसिलिटी है, पोस्टल बैलेट की है, और सब मीटिंग्स के वेबकास्ट अवेलेबल हो जाते हैं, लाइव कर देते हैं मीटिंग को। मीटिंग लाइव कर दी अगर कंपनी के पोर्टल पर, तो घर बैठे आप लोगों को सुन सकते हो। इसलिए बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50 लाख शेयर होल्डर, 50,000 भी नहीं आते हैं, 5,000 भी आ गए तो बड़ी बात हो जाती है। होता है बेटा, ऐसे ही करके मैनेज होता है। सर कंपनीज डू दिस एजीएम, देन व्हाट इज द नीड ऑफ ईजीएम? अरे वाह, बहुत अच्छी बात पूछी है। बस एजीएम के बाद ईजीएम ही पढ़ना है। सर केएमपी होता है एजीएम में? देखो सारे कौन आता है एजीएम में, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सर मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी कंपनी को एग्जाम्पशन देती है? नहीं, कौन सी कंपनी को एग्जाम्पशन देने से मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पशन देती है। अभी हर 2 साल में एक बार आसाम में बाढ़ आ जाती, कभी आपको मेमोरी अपने आप रिकॉल कर पाए, 2-3 साल में एक बार तो ऐसी जोर की बाढ़ आसाम में आई जाती है। अब तो चाइना भी बाढ़ ला देता है आसाम में, क्योंकि आसाम में मेन प्लेस है गुवाहाटी। गुवाहाटी इज ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा पे उन्होंने, ब्रह्मपुत्रा चाइना से निकलती, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, उन्होंने वहां डैम बना लिया, वो गेट खोल दिया, धड़ 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 पानी बढ़ जाए। वो बोले हम हमारा मैनेज कर रहे हैं, तुम तुम्हारा। तो वैसे भी ब्रह्मपुत्रा में बहुत बाढ़ आती। तो सर बाढ़ आ गई, अब आसाम की मैक्सिमम कंपनियां तो सब गुवाहाटी में ही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, लोग आएंगे कैसे, मीटिंग कहां करेंगे? बोले अपनी अपनी नाव में बैठ के करो। तो सरकार फिर क्या इनको बोल सकती है कि आप ठीक है, आप वेस्ट बंगाल आके मीटिंग कर लो, कोलकाता कर लो, मतलब आप सिटी चेंज कर लो, ऐसा एग्जाम्पशन दे देगी, है ना। कोरोना पीरियड में जैसे टाइम ही एक्सटेंड कर जाता सबका, वो आरओसी को जाके अप्लाई करो, आरओसी 3 महीने टाइम बढ़ा सकता है, वो तो केस टू केस था। बट ये पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी इस साल कराई ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो जो टाइम लिमिट थी वो एक्सटेंड ही कर दी कि भाई अभी तो कोरोना चल रहा है, अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हुए, एजीएम कहां से हो जाए, ऐसे। बस बेटा बस, अब आगे के डाउट आ गए ना सारे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी डाउट पोस्टेड है वो आगे के सेक्शन के हैं, तो बस आते हैं हम आगे। ट्रिब्यूनल, कौन से ट्रिब्यूनल की बात चल रही, पूरा नाम बताओ। लिखो जल्दी चैट बॉक्स में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। जरूरत पड़ने पर एनसीएलटी भी मीटिंग बुला सकता है। जरूरत पड़ने पर एनसीएलटी भी मीटिंग बुला सकता है, हाँ। एजीएम और ईजीएम
दोनों बुलाने का पावर है। 97 सेक्शन इज पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, 98 सेक्शन इज पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम। अब किसी कंपनी को एजीएम करनी थी वेल विद इन टाइम, लेकिन कंपनी ने पता है क्या किया, लास्ट डेट निकल गई और अभी तक एजीएम नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कंपनी को, कह रहे भाई साहब इस बार एजीएम नहीं हुई। वो आप लोग चाय के साथ जो पकौड़े देते हो ना, बहुत ही टेस्टी होते हैं यार, वी आर मिसिंग दैट, व्हाट अबाउट एजीएम। पब्लिक को भी रेजोल्यूशन की परवाह नहीं, पब्लिक कह रही है पकौड़े खाने आना, कंपनी जवाब ही नहीं दे रही, एजीएम ही नहीं बुला रहे। ट्रिब्यूनल को पता चला कि अरे ये कंपनी एजीएम नहीं कर रही है, वेरी बैड, लास्ट डेट निकल गई, वेरी बैड। तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा। ऐसे तो कंपनी नोटिस देती है शेयर होल्डर को, ट्रिब्यूनल बुला देगा एजीएम। सर ट्रिब्यूनल ऐसा कर सकता है? हाँ, तो फिर ट्रिब्यूनल पावरफुल है। सर किसने दिया ट्रिब्यूनल को ये पावर? सेक्शन 97 ने। फिर आया ईजीएम। अच्छा, एजीएम में तो कट ऑफ डेट निकल जाती है और एजीएम नहीं होती, तो आप बोलते डेट निकल गई, तुमने अभी तक एजीएम नहीं करी। पर ईजीएम जब हम पढ़ेंगे ना, तो ईजीएम की कोई कट ऑफ डेट होती नहीं है। ईजीएम तो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ऐसा रहता है। ईजीएम की कोई कट ऑफ डेट नहीं होती, जब जरूरत पड़ती तब करते हैं। पर सो जरूरत पड़ने पर भी अगर कंपनी ईजीएम नहीं बुला पा रही है तो, if it is impractical for a company to hold EGM, then फिर क्या होगा ऐसे केस में? Any member may apply। अगर इम्प्रैक्टिकल हो गया तो कौन बुलाएगा ईजीएम? ट्रिब्यूनल बुलाएगा। एजीएम कट ऑफ डेट निकल जाने पर नहीं हो तो ट्रिब्यूनल बुला देगा। ईजीएम अगर कंपनी के लिए बुलाना प्रैक्टिकल नहीं हो तो ट्रिब्यूनल बुला देगा। ट्रिब्यूनल को पता कैसे चलेगा कि ऐसी सिचुएशन बनी है? कंपनी का कोई भी मेंबर, उसके लिए कोई वोटिंग पावर की जरूरत नहीं कि कम से कम इतने वोटिंग पावर होंगे तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। आपके पास कंपनी के थोड़े से शेयर भी हैं तो भी आप क्या कर सकते हो? ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो। तो भी आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो कि हमारी कंपनी है एजीएम नहीं कर रही है। अच्छा, ईजीएम अगर नहीं हो पा रही है तो भी आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर ए कंपनी टू होल्ड ईजीएम, देन एनी मेंबर और डायरेक्टर में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल में सीओ मोटो कॉल। ईजीएम तो ट्रिब्यूनल तब पचड़े में पड़ता है जब कोई उसको कंप्लेन करे, मेंबर। लेकिन ईजीएम में मेंबर भी ट्रिब्यूनल को जाके नॉक कर सकता है, नॉक नॉक नॉक, वी नीड अर्जेंटली ईजीएम, कंपनी इज नॉट होल्डिंग इट, यू काइंडली डू दिस। या कोई डायरेक्टर जाके बोले कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बचे हुए डायरेक्टर पागल हो गए, ईजीएम नहीं बुला रहे, आप बुला दो। या खुद ट्रिब्यूनल को लगे सीओ मोटो कि अरे इस कंपनी में क्या मिसमैनेजमेंट चल रहा है। अरे यार क्या हुआ कि पड़ोसी और आपका झगड़ा हो गया, पड़ोसी ने आपका सिर फोड़ दिया, अब आप चले गए, या आपका जोमेटो डिलीवरी बॉय से झगड़ा हो गया, उसने आपकी नाक तोड़ दी, ऐसा आपने कहा, अब उसने तोड़ी, सच भी हो सकता है, आप झूठ भी बोल रहे हो, वो मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। बट जोमेटो डिलीवरी बॉय ने आपकी नाक तोड़ दी, तो दो रास्ते हैं आपके पास, आप उसका सिर फोड़ दो या आप चले जाओ, नहीं वीडियो वायरल कर दो वो तो है ही या आप चले जाओ पुलिस के पास कंप्लेंट करने, एफआईआर फाइल कर दो। ठीक है, यानी जब जब जिस चीज का झगड़ा होता है, पंगा होता है, प्रॉब्लम होती है, वो पुलिस में चला जाता है, फिर पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है,
तो एनसीएलटी ये काम तो करेगा, आपको प्रॉब्लम है आप जाके एनसीएलटी में शिकायत करो, वो एक्शन में आ जाएगा। आप पुलिस बुलाओ कि सर वो अभी भी मार पिटाई कर रहे हैं, चलो चलो जल्दी रोको उनको, पुलिस आ जाएगी। ठीक है, आपके घर में चोर घुस गया, आप चुपचाप से फोन कर दो चोर घुसा है, हम सभी कमरे में बंद है, जल्दी पुलिस आ जाओ, आएगी पुलिस। चोर के जाने के बाद तो आ ही जाएगी पक्का। आप कंप्लेंट करें तब तो पुलिस आती ही आती है, लेकिन अगर कोई एरिया में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और पुलिस को भी दिख रहा है ये, तो थानेदार साहब बैठे, कोई आए तो सही कंप्लेंट लेके, फिर चलते हैं, फिर देखते हैं। अरे नहीं भाई, आपको दिख रहा है यहाँ मारपिटाई हो रही है, हालत जो है बेकाबू हो रही है, तो वो सीओ मोटो भी तो इंटरवेन कर सकते हैं। पुलिस की गाड़ी आ गई, आप लड़ रहे हो, आपको रोक रही है, क्यों लड़ रहे हो? आप बोल रहे हो सुन तेरे को बुलाया अभी, चल निकल, रिपोर्ट करने आएंगे तब देखना। ऐसा नहीं कर सकते ना, तो ट्रिब्यूनल सीओ मोटो भी यहां पे अप्लाई कर सकता है। सर ऐसा क्या इंस्टेंस होगा जब कंपनी के लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाए? क्या बात पूछी अभिषेक, बस पढ़ेंगे ना उसको ईजीएम में। सर इन ईजीएम ओनली मेंबर्स विद सिग्निफिकेंट स्टेक इन कंपनी आर अलाउड। बेटा ईजीएम का डाउट क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं क्या करते हो बेटा आप लोग, ईजीएम अगला सेक्शन है, आप लोगों के पास नोट्स है ना, एटलीस्ट पेज पलट के देख लो, दिख जाएगा कि आगे वाले सेक्शन में ईजीएम। दो चार बच्चे ऐसे ना जानबूझ के होशियारी भी झाड़ते हैं, ऐसे देखे आपने कभी ऐसे बच्चे देखे? वो एकदम बेसिर पैर के आगे आगे की बातें करें। अगला क्वेश्चन क्लास में खड़े हो जाएंगे, सर 1 क्वेश्चन डे में तो 20 तक लिख के लाना था, मेरे को ना 28वें क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है सर। शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ, पहले 27 लिखे नहीं अगले ने, बोल क्या रहा 28वें में दिक्कत आ रही है। ये वही लोग हैं जो एग्जाम में पहले 1 घंटे के अंदर खड़े होके सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते हैं। हाँ, बाकी सब लोग ये कॉन्फिडेंस की बैंड बजा देते हैं। इनकी पहली कॉपी भरी नहीं, दूसरी पहले मांग ली इन्होंने। थोड़ा शांति रखो ना, अगले सेक्शन में आएगा तब डाउट पूछना। अच्छा इसमें थोड़े और होशियार भी होते हैं कुछ, कि क्लास इनकम टैक्स की चल रही, डाउट कंपनी लॉ का पूछेंगे, उसमें क्लास कंपनी लॉ की चल रही है, डाउट इनकम टैक्स का पूछेंगे, देखें सर को आता है कि नहीं। अच्छा सुनो, जब ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाएगा ना, जब कंपनी मीटिंग बुलाती है ना, तो सेक्शन 101 से लेके 112 तक जो भी रूल्स दिए हैं कि मीटिंग कब कैसे कहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जब ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाएगा तो वो बियॉन्ड द कंपनीज एक्ट भी मीटिंग बुला सकता है, ये नेशनल हॉलीडे को भी मीटिंग बुला सकता है, शाम को 6 बजे के बाद भी बुला सकता है, वो कंपनीज एक्ट से बाहर जाके भी मीटिंग बुला सकता है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जाके भी मीटिंग बुला सकता है, क्योंकि मीटिंग कौन बुला रहा है? ट्रिब्यूनल। Even against the act or article, it can call the meeting. अंशिका पूछ रही है कि क्या एम्प्लॉय एजीएम के लिए ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं या ईजीएम के लिए? देखो स्लाइड पे एम्प्लॉय लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब वो नहीं जा सकते। नहीं नहीं सर ये बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं जा सकते, दैट्स इट। ट्रिब्यूनल मीटिंग कराएगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे ट्रिब्यूनल मीटिंग कराता नहीं है, ट्रिब्यूनल कंपनी के ऊपर ही डाल देता है कि चल कर मीटिंग। फिर भी अगर कोई काम ट्रिब्यूनल ने कर दिया है तो पैसा ऑब्वियसली कौन देगा? कंपनी। ऑर्डर सब ट्रिब्यूनल देगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर उसके जो खर्चे होंगे वो किसकी जेब से जाएंगे? कंपनी की जेब से ही जाएंगे। हाँ हाँ, एनसीएलटी के अगेंस्ट एनक्लेट में जा सकती है कंपनी कि ईजीएम अननेसेसरीली कॉल की जा रही है और ये एनसीएलटी की दादागिरी है और ये दादागिरी नहीं चलेगी, हम एनक्लेट चले गए, जाओ हिंदुस्तान। बट क्या बेटा, ये जो ट्रिब्यूनल्स है ना ये बहुत फास्ट चलते हैं, ये कोर्ट सरी का काम नहीं कि स्टे ले आओ और 6 साल तक अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। और ये ट्रिब्यूनल्स जो है ना
एकदम फटकार भी देते हैं, 12 भी बजा देते हैं, गलत सलत मामले लेके पहुंच जाओ ना तो वकील को भी छील देते हैं जो आपकी तरफ से जाता है। तो वकील भी डरते हैं फिर, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी भी एकदम फालतू बात नहीं करते, उनको भी उड़ा देते नहीं तो वो कि तू आ अगले केस में तेरे को बताते हैं। आप जज साहब से पंगा थोड़ी ले सकते हो, हर कोई कुणाल कामरा जितना बेवकूफ थोड़ी होता। यार भले ही सामने वाला गलत हो लेकिन आपको कई बार इज्जत रखनी पड़ती ना उसकी। ठीक है, कई बार आपके रिलेटिव्स जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो गलत होते हैं, बट यू कीप क्वाइट कि ठीक है फूफा जी देख लूंगा, मैं भी बोल कुछ नहीं रहा हूं मैं, बट ये सब दिमाग में आ गया है। कौन सी पिक्चर थी ना, पुलिस वाला थप्पड़ मारता वो यूं करता रहता है, भूल गया यार मैं। चलो गिन रहा हूं मैं सब, बोल कुछ नहीं रहा हूं, सब गिन रहा हूं, सबका हिसाब होगा बाद में। एग्जाम्पल सर, कोई एग्जाम्पल जहां कंपनीज एक्ट के खिलाफ जाकर के भी आप मीटिंग बुला सकते हो। अभी आगे की सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जब तक कोरम पूरी नहीं होती है मीटिंग आगे नहीं बढ़ती है। कोरम, कोरम सुना है क्या अभी? कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, थोड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं होती जब तक मीटिंग शुरू नहीं कर सकते। लेकिन ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाए तो ट्रिब्यूनल बोल दिया कि यार एक प्रॉक्सी भी अगर आ गया ना तो भी कोरम पूरी हुई मान ली जाएगी। सर कोरम क्या होता है सर, प्रॉक्सी क्या होता है सर, एक से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं सर, ब्ला 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 ब्ला। अरे ये सब छाप लो, आगे के सेक्शन में सब आ रहा है। इस सेक्शन को हम रिविजिट कर लेंगे एक बार, जब कोरम और प्रॉक्सी पढ़ लेंगे ना तब फिर इस बार एक बार इस स्लाइड पे आ जाएंगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अब बात आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। हु में कॉल ईजीएम, ईजीएम कौन बुला सकता है? बहुत बड़ी स्लाइड है बेटा, उतनी जगह रखना। हाँ ये सेंचुरी सेक्शन है, तालियां, वाह। पर अभी सेंचुरी लगी नहीं है, सेंचुरी का रन हमने तोड़ना शुरू करा है। जब सेक्शन 100 खत्म होगी तब सेंचुरी पूरी होगी। पढ़ लेना आपको, बहुत बढ़िया, छोड़ दो। तो सुनो जरा, ईजीएम होती क्या है? सबसे पहले तो आपको याद है हमने कहा था कि अगर आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है तो उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाँ कर दो, मुझे मालूम है आपको याद नहीं है पर हाँ कर दो, टाइप करो जल्दी, हाँ यस, हाँ हाँ तो कर दो, मेरे को मालूम है तुमको नहीं आता है पर हाँ कर दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है तो एज पर सेक्शन 61 हाँ कर दो। तो गलत भी बोलूंगा तो हाँ ही करना है, कोई चॉइस है क्या तुम्हारे पास? सेक्शन 61 ये बोलता है कि अगर ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना है, कम करना है, शेयर को स्प्लिट करना है, कंसोलिडेट करना है, शेयर को स्टॉक में, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करना है, सो नंबर 1 इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2 एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड। तो हुआ ये कि हमारी एजीएम अभी अभी हुई। सर अभी अभी मतलब कब हुई? सितंबर में, 15 सितंबर को एजीएम हुई, किस्सा खत्म हो गया। 15 अक्टूबर को जाके हमको लगा कि हमको और शेयर इश्यू करने की जरूरत है। तो और शेयर अगर इश्यू करना है तो हमारी इश्यूड कैपिटल ऑलरेडी ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो चुकी है।
तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एजीएम अभी 1 महीने पहले ही हुई है, अगली एजीएम अभी तो 12, 13, 14 महीने के बाद होगी। तो या तो अब मैं 1 साल इंतजार करूं कि अगला साल आएगा, फिर सब लोग इकट्ठे होंगे, फिर मैं उस बैठक में पूछ लूंगा कि क्या मैं ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लूं। अगर 2 एजीएम के बीच में कोई जरूरी काम आ जाए जिसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाना हो, तो हम अगली एजीएम तक इंतजार करने की बजाय एक जनरल मीटिंग तुरंत बुला सकते हैं। जनरल मीटिंग मतलब इट इज नॉट अ क्लास मीटिंग, इसमें सब लोग जिसके पास वोटिंग पावर है सबको बुलाया जाएगा। एक जनरल मीटिंग हम तुरंत बुला सकते हैं, और चूंकि ये एक एडिशनल मीटिंग है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा जाता है। अच्छा, हाँ सर समझ में आ गया। एजीएम तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ईजीएम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट 2 ईजीएम के बीच अगर कोई शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास कराना हो तो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी वो ईजीएम कहलाएगी। सर क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी बने 10 साल हो गए, एक भी ईजीएम नहीं हुई? बोलो हाँ कि ना। हाँ कि ना है, इधर भी टाइप कर दो बेटा जल्दी से, हाँ ना, ना हाँ हाँ ना हाँ ना ना। हाँ ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 एजीएम के बीच 3 ईजीएम बुला डाली? स्टूडियो वाले हाँ कर रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हो? हाँ ऐसा भी हो सकता है, ना हो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी हो जाए, बहुत सारी नहीं बहुत सारी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सर यार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बुलाएगा कौन यार? बोर्ड, क्योंकि आप तो शेयर होल्डर हो, अपने अपने घर बैठे हो, आपको क्या मालूम कि आपकी कंपनी को किस चीज की अभी जरूरत है? हेलो माइक टेस्टिंग, आपको क्या पता? वो तो कंपनी बेहतर जानती है कि किस चीज की जरूरत है, डायरेक्टर्स बेटर जानते हैं। तो डायरेक्टर्स को लगेगा कि अरे पैसे कम पड़ रहे हैं, हाथ तंग हो गया पैसों के लिए, तो पब्लिक इश्यू लाओ तो पैसे आएंगे। पर इशूड कैपिटल तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कैपिटल के बराबर है, सॉरी ऑथराइज कैपिटल के बराबर है, तो पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ। तो इसकी जरूरत है ये तो उन्हीं को पता चलेगा, तो वो सबको नोटिस भेज देंगे कि सुनो 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 गांव वालों, मीटिंग होने वाली है, आइए। बोर्ड इटसेल्फ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही क्या कॉल कर लेगा? ईजीएम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉल कर रखी ईजीएम, मुझे नोटिस भी आया, जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ई वोटिंग कर दूंगा, अपन सब मिलके करेंगे। 25 मार्च से चालू हो जाएगी वो, शायद खत्म हो जाएगी, तब तक चालू हो जाएगी, मैं तो भूल गया। देखेंगे, चेक करूंगा मैं। अच्छा, बोर्ड मीटिंग बुलाए तो मीटिंग बुलाने का तौर तरीका क्या होगा? एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सब वैसे कर लेंगे जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया हो। सर इसमें वो नहीं बोला कि वो नेशनल हॉलिडे और 9 से 6 एंड दिस एंड दैट, नहीं बोला, तो सर फिर हमारा मन पड़े वो करें ना, ना ना, एस पर एओए मन पड़े वैसा थोड़ी होगा, मीटिंग वैसी होगी जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। सर मान लो हमारा आर्टिकल साइलेंट है तो जो मॉडल आर्टिकल है वो लग जाएगा आपके ऊपर। सर अगर किसी मेंबर को लगे कि हमको ईजीएम की जरूरत है तो मेंबर खुद नहीं बुलाएंगे ईजीएम,
वो बोर्ड के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई साहब हम भी शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में। हाँ बेटा स्लाइड बड़ी है। हम भी शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में और हमको लगता है ईजीएम बुलाई जानी चाहिए। सर ऐसे तो अपन मजे ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर ले लो 2000 रुपए में, और अगले ही दिन जैसे ही शेयर आपके नाम हो जाए अगले ही दिन रिक्वेस्ट भेज दो ईजीएम बुलाओ। बोर्ड बोलेगा क्यों? बोले ए मालिक को मैं बेचारे ईजीएम बुलाएंगे तुम्हारे जैसे टुच्चे शेयर होल्डर के कहने पे? करोड़ों रुपए उनके मीटिंग बुलाने में खर्च हो जाएंगे। हाँ सर मजे ले लूंगा मैं। सरकार को पता था कि ऐसे लोग हैं इस देश में जो मजे ले सकते हैं। आपके पास कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 10% हिस्सा होना चाहिए ईजीएम रिक्वेस्ट करने के लिए। सब बोलूंगा मैं, थोड़ी शांति रखना। हाँ प्रिया, जो आपने लिखा सब सही लिखा। 10% शेयर पेड अप कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की पेड अप कैपिटल तो मुश्किल से 100-200 करोड़ रुपए है, लेकिन वो शेयर बाजार में खरीदने जाओगे तो तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए के आएंगे। आरआईएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली मान लो 12 लाख करोड़ रुपए। उसके 10% शेयर खरीदने जाओगे तो पहले तो कोई बेचने वाला नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास हैं वो 10% शेयर तो पता है आपकी उस शेयर की मार्केट वैल्यू है 1,20,000 करोड़ रुपए। ऐसे लोग बेकार मीटिंग नहीं बुलाते कंपनी की, क्योंकि वो भी बड़े बिजी लोग होंगे। नहीं सर, छोटी कंपनी में भी आपके पास कितने शेयर होने चाहिए? कम से कम 10%। एग्जैक्ट 10% पेड अप कैपिटल यू होल्ड, फैंटास्टिक। मोर देन 10% पेड अप कैपिटल यू होल्ड, वेरी नाइस। सर व्हाट इफ there is no paid up capital in the company, it is a company without share capital, then you should have 10% of the voting powers. अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, एक सिंगल बंदे के पास 10% शेयर होना जरूरी नहीं है। 5% वाले 2 लोग इकट्ठे होके भी ईजीएम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2% वाले 5 लोग इकट्ठे होके भी ईजीएम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे हजारों लोग इकट्ठे होकर के भी ईजीएम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बस जो रिक्वेस्ट को साइन करें उन सब की वोटिंग पावर मिला के कम से कम, पेड अप कैपिटल मिला के कम से कम 10% होना चाहिए। अच्छा, इन सबको एक सिंगल लेटर पे साइन करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी मेरी फोन पे बात हो गई, मैंने एक ईमेल भेजा कंपनी को, ओ एक्सक्यूज मी, क्या मैं कंपनी को ईमेल भेज के कम्युनिकेट कर सकता हूं अपनी बात? यस या नो पे वोट करना है बेटा। यस के लिए हाथ उठाओ। ईमेल, फिजिकल नोटिस नहीं भेज रहा हूं मैं। 80% people are saying yes, and these 80% people are करेक्ट, क्योंकि सेक्शन 20 पढ़ा है ना हमने, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी पर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्व किया जा सकता है। क्या हुआ, आपकी और मेरी फोन पे बात हो गई और हमने बोला यार चलो अपन कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बढ़वा लेते हैं। पर यार ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके लिए तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो चलो अपन कंपनी को बोलते हैं कि एक ईजीएम बुलाए और उसका पर्पस क्या हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना, सो दैट ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई जा सके। और प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ना सिर्फ 5% पेड अप कैपिटल। तो मेरे दिमाग में खुराफात आई
मैं आपको जानता हूं, आपके पास भी 5% शेयर है, आपसे फोन पे बात करी, एक ईमेल मैंने डाल दिया, रेफरेंस भी दे दिया कि एक 5% वाला ईमेल आप भी भेजने वाले हो, दूसरा ईमेल आपने डाल दिया, दोनों ईमेल मिला के 5 और 5 कितने हो गए? 10। ये हो गया एकदम सही पावर ईजीएम रिक्वेस्ट करने के लिए। पर आप ना एक कदम आगे निकले। मैंने अपने ईमेल में लिखा कि काइंडली ऑर्गेनाइज ईजीएम टू इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपने ईमेल लिखा काइंडली ऑर्गेनाइज ईजीएम टू इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो टू इनिशिएट बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक के लिए भी तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। तो आपने 2 रिक्वेस्ट भेज दी। अब क्या हुआ कि पहली रिक्वेस्ट के लिए तो 5% आप, 5% में कितना हो गया? 10। दूसरी रिक्वेस्ट के लिए 5% आप, बायबैक का स्पेशल रेजोल्यूशन, और मैंने तो बोला ही नहीं। तो पहले रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कितनी वोटिंग पावर की आई है? 10%। दूसरे रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कितनी वोटिंग पावर की आई है? 5। ईजीएम तो ऑर्गेनाइज करेगी कंपनी, पर उसमें रेजोल्यूशन रखेगी सिर्फ एक। देखो ना, ब्रैकेट में लिखा है सेपरेटली फॉर ईच रेजोल्यूशन। करना कैसे पड़ेगा ये आपको एक रिक्वेस्ट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। चाहो तो फिजिकली डिपॉजिट कर दो, चाहो तो ईमेल से डिपॉजिट कर दो। ये रिक्वेस्ट साइंड होनी चाहिए, अगर फिजिकल है तो साइंड होनी चाहिए। और अगर ईमेल भेज रहे हो तो या तो ईमेल के अटैचमेंट में आपके डिजिटल सिग्नेचर हो, या ये ईमेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो। अरे किसी बैंक को भी आपको रिक्वेस्ट भेजते हो तो अगर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजते हो तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कहीं कॉल सेंटर में कॉल करते हो तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल भेजोगे, इट इज एज गुड एज साइंड बाय यू। चलो ईमेल का एग्जांपल छोड़ दो, हम फिजिकल नोटिस की बात कर लेते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप ईजीएम बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले यू विल हैव टू डिपॉजिट अ साइंड रिक्वेस्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज you must specify the matter for which you want to organize extraordinary general meeting. You can't say company कि भाई साहब एक EGM बुला दो यार। कंपनी बोले क्यों बुला दो EGM? आप बोलो बुला तो ले, बहुत मजा आएगा, कुछ ना कुछ तो वहां पे कर ही लेंगे। ब्लैंक EGM नहीं बुला सकते आप। आपको वो मैटर बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसके लिए आप ईजीएम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। सर मान लो हमारी इशूड कैपिटल है 50 करोड़, हमारी ऑथोराइज कैपिटल है 200 करोड़। अब मैं ईजीएम रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा के 250 करोड़ कर दो। तो वो चाहते थे ना कि मैं मैटर बताऊं, मैंने बता दिया। बोर्ड ने बोला बावरे पागल, 50 करोड़ की पेड अप है, 200 करोड़ की ऑथराइज है, अभी कोई नया इश्यू लाने का प्लान नहीं है और तू फालतू बात कर रहा है कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ। वी डोंट थिंक कि हम कंपनी को इसकी जरूरत है, सो वी रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट। नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस रेशनल में नहीं जा सकता है कि हमको इस ईजीएम की जरूरत है कि नहीं है, हमको इस रेजोल्यूशन की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपके पास 10% वोटिंग पावर है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके रिक्वेस्ट पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है, कंपलसरी। सर ऐसे तो अपन मजे ले लेंगे। जिनके पास 10% शेयर होते हैं ना, वो ऐसे फुर्सती लोग नहीं होते जो मजे लेते फिरे। नहीं सर, फिर भी कभी कोई ले ले मजे तो लो ना, आपकी कंपनी है। पर ऐसा कोई भी नहीं करता है।
फिर आप अपने इमेजिनेशन की घोड़ों को दौड़ाओ, मैं भी दौड़ा दूंगा पीछे पीछे अपने जवाब के घोड़े। चलो शुरू किया जाए घोड़े दौड़ाना। घोड़ा नंबर 1। हाँ, हाँ बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ना फेसबुक को 10% शेयर नहीं दिए, 9.9% दिए, ताकि फेसबुक अकेला इतना दमदार ना हो जाए कि खुद ही ईजीएम बुलवा दे। ऐसा सब लोग करते हैं, ऐसा सब जगह चलता है। जैसे आप 50% से ज्यादा शेयर देने की जगह ना 49% देते हो कि चल तू आ तो जा, पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं पास कर पाएगा। 75% शेयर नहीं देते हैं, 74% शेयर देते हैं, तू आ तो जा, पर तेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास फिर भी नहीं करने देंगे। ऐसा कुछ दिमाग में रहता है लोगों के। जैसे आप एफडीआई में भी देखो ना, कुछ सेक्टर में एफडीआई 100% है, लेकिन कुछ सेक्टर में 74 है। तो आप भी सोचते होंगे कि ये 74, 49, 24, 9 ऐसे क्यों रखते हैं, राउंड फिगर कर देना। उसका कुछ उसके पीछे सोच ऐसी ही होती है। लॉ बनाने वालों के दिमाग में कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए ये लॉजिक चलता है। सर बोर्ड को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगी या डिनाई भी कर सकती है अगर कंपनी को नेसेसरी ना लगे? नहीं नहीं, बोर्ड को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सर एजीएम के एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं? एजीएम पूछ रहे हो आप? हाँ नॉर्मल एक्सपेंस ही है, बल्कि ईजीएम के एक्सपेंस भी नॉर्मल एक्सपेंस है। तभी रिलायंस ने फेसबुक को 9.9 दिया। अरे वाह, यस बेटा। सर सिर्फ बुलाने का लालच देते हैं, 9.9% शेयर देते हैं बट पावर नहीं देते हैं, ये क्या था? अरे बेटा ये अब इतना तुम इसके गड्ढे अभी मत इसमें मत जाओ। फेसबुक को मीटिंग बुलानी होगी तो वो वैसे भी बुला लेगा। ये जितनी भी पार्टनरशिप डीड बनती है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनते हैं, ये सब वर्स्ट केस सिनारियो के लिए बनते हैं कि कल हमारा अगर जम के झगड़ा हो गया तो फिर ये सब लीगल एग्रीमेंट काम में आएंगे। अदरवाइज बिजनेस झगड़े से नहीं चलते हैं, बिजनेस आपसी समझदारी से चलते हैं। ये सब चीजें तो वर्स्ट केस सिनारियों के लिए बनाई जाती। ये अग्रीमेंट सारे जितने भी बनते हैं ना, ये वर्स्ट केस सिनारियो के लिए बनते हैं। बाकी तो फेसबुक को जो रिलायंस का बिगाड़ना होगा वो वैसे भी बिगाड़ लेगा, 2% शेयर से भी, और बिना शेयर के भी बिगाड़ सकता है। और रिलायंस को फेसबुक का कुछ बिगाड़ना होगा तो वो 100% शेयर होने के बाद भी बिगाड़ सकता है। कोई किसी का कुछ शेयर से नहीं बिगाड़ सकता है बेटा, वो सिर्फ पावर से बिगाड़ता है। अभी एक कंपनी है, उसका नाम है पॉस्को। वो कंपनी स्टील सप्लाई करती है ऑटोमोबाइल यूनिट्स को। उसका मेजर इंपोर्ट जो है वो बेसिकली साउथ कोरियन कंपनी है। वो साउथ कोरिया से स्टील इंपोर्ट करके प्रोसेस करके यहाँ कार बनाने में, टू व्हीलर बनाने में यूज हो सके वैसी शीट बना के देती है। वो कंपनी महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। महाराष्ट्र के एक लोकल बीजेपी एक्टिविस्ट ने, बीजेपी कांग्रेस सॉरी जो भी है, लोकल एक्टिविस्ट ने उठ के खड़ा हो गया, वहां सड़क बंद कर दी कि पॉस्को से ना कोई रॉ मटेरियल अंदर आएगा, ना कोई फिनिश गुड्स बाहर जाएगा। मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बाहर के स्टेट के लोगों को नौकरी देने की जगह सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों को ही, महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स को ही नौकरी दी जाए। मैं एक्टिविस्ट हूं तो मैं यहां से माल अंदर नहीं जाने दूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा। उसकी वजह से देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिल गई पूरी, क्योंकि वहां से सप्लाई कम हो गया और उन सब की फैक्ट्रियों में अब उनके स्टील शीट नहीं मिल रही तो कार में लगाएंगे क्या वो? तो ये किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए शेयर होने की जरूरत नहीं है, ताकत होनी चाहिए लड़ने की। आप कुछ भी बिगाड़ सकते हो, इसलिए अब इसके ऊपर ज्यादा मत जाओ। फेसबुक ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, शेयर सब एग्रीमेंट होते हैं उनके बीच में बेटा। और उसके बाद भी भाई मुकेश भाई हैं, सरकार चलाते हैं वो। फेसबुक को खोपचे में ले जाके सिर्फ दबा के गर्दन तोड़ के बाहर कर देंगे वो, ठीक है ना? इतनी पिक्चरें देखते हो तो भी फालतू सवाल पूछते हो। Requisitionists themselves.
सर हमने ना बोर्ड को रिक्वेस्ट करा था कि मीटिंग बुला दो, सर उन्होंने मना कर दिया, जबकि उनको मना करने का राइट ही नहीं था, फिर भी मना कर दिया सर। बस, तो आप शेयर होल्डर खुद मीटिंग बुला सकते हैं। शेयर होल्डर खुद ईजीएम वैसे नहीं बुला सकते, उनको किसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन यहां इस केस में शेयर होल्डर खुद ईजीएम बुला सकते हैं, अगर बोर्ड ईजीएम बुलाने में फेल हो जाए तो। ऐसे तो सरकार बोलती है कानून अपने हाथ में मत लो, खुद ईजीएम मत बुलाओ, गो एंड मेक ए रिक्वेस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट अगर वो ना बुलाएं तो फिर कोई भी शेयर होल्डर बुला लेगा, ऐसा नहीं है। जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो मीटिंग बुलाएंगे। देखो टाइटल ये नहीं लिखा है मेंबर्स देमसेल्व्स, टाइटल ये लिखा है रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स, टाइटल ये लिखा है रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स। यानी जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वही लोग मीटिंग बुला पाएंगे, हर कोई शेयर होल्डर नहीं बुला पाएगा। इफ बोर्ड फेल्स, सर ऐसा कब मानेंगे कि बोर्ड फेल हो गया? अरे भाई पापा मम्मी को आपने बोला कि मेरे को टू व्हीलर की जरूरत है, टू व्हीलर आप मेरे को दिला दो, नहीं तो मैं खुद जाके ले आऊंगा। ऐसा टू व्हीलर में तो नहीं कर सकते, बट कई जगह आप ऐसा कहते हो कि कितने दिन होगा टालते हुए, आप दिलाओ नहीं तो मैं खुद जाके ले आऊं। अब आप भी इतने जिद्दी कि अभी तो आपने डिमांड करी कि मेरे को एक नया शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, जीन्स चाहिए, व्हाटएवर। पापा बोले हम दिला देंगे बेटा। बोले ठीक है, अगर आपने नहीं दिलाया तो मैं खुद ले लूंगा। पापा बोले ठीक है। 30 सेकंड निकले, आप खड़े हो गए, यू फेल्ड, यू फेल्ड टू बाय टी शर्ट फॉर मी, नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट, अब मैं लाऊंगा। टी शर्ट का मालूम नहीं, चप्पल जरूर आएगी। अरे तो किसी को कोई टाइम दो, तो फिर थोड़ा सा उसको समय तो देना पड़ेगा ना, रीजनेबल। अच्छा इसका उल्टा, पापा 3 साल से हाँ कर रहे हैं, हाँ बेटा। पापा फोन दिला दो, मेरे पास एक फोन होना चाहिए, हाँ बेटा दिलाएंगे पक्का 100%। कब? अरे इतनी क्या जल्दी? तो वैसे एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट के 21 दिन के अंदर नोटिस डिस्पैच होना चाहिए। अच्छा तुम छापोगे, पहले छाप। हाँ जी, 21 दिन में क्या होना चाहिए? नोटिस डिस्पैच मीटिंग के। तो मानेंगे कि हाँ आप अफोर्ड कर रहे हैं मीटिंग बुलाने का। अच्छा ये भी बहुत चतुर है, इन्होंने 15 दिन में ही नोटिस डिस्पैच कर दिया, इसमें लिखा 6 साल बाद मीटिंग आना। तो साथ में एक शर्त और है कि जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की है वहां से 45 डेज में मीटिंग हो जानी चाहिए। 21 काउंटिंग वहीं से चल रही जब आपने रिक्वेस्ट करी। आपकी रिक्वेस्ट से 21 दिन में नोटिस डिस्पैच होना चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट से 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग की डेट होना चाहिए। दिस इज नॉट 21 + 45, दिस इज 0 to 21 एंड 0 to 45। इन दो में से एक भी अगर बोर्ड ने काम नहीं करा, 22वें दिन नोटिस डिस्पैच करा या मीटिंग की डेट 2 महीने बाद की 60 दिन बाद की रख दी, तो मानेंगे बोर्ड फेल्ड।
या बोर्ड ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, आपकी रिक्वेस्ट रद्दी में फेंक दी, तो आपको कम से कम 21 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा रिक्वेस्ट देने के बाद। क्या कहते हो आप? सुनो, अगर बोर्ड आपको वहीं की वहीं एक चिट्ठी देते, जा नहीं बुलाते, तो फिर ठीक है, फिर इमीडिएट आप एक्शन में आ जाओ। पर बोर्ड अगर साइलेंस रख ले, बताते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, बताता हूं, करता हूं, तो फिर 21 दिन इंतजार करो और 22वें दिन आप मानो कि बोर्ड फेल्ड। एंड इफ बोर्ड फेल्ड तो फिर आप खुद मीटिंग बुला लीजिए विद इन 3 months। वही 0 डे से ही काउंटिंग शुरू होगी। आपको अगर क्लास का नोटिस 9:45 तक का आया था तो बेटा वो गलत था, है ना, क्लास 10 बजे तक है। Requisitionists themselves can call within 3 months। तुमने नहीं बुलाई ना, हम बुला लेंगे, पर हमारे लिए भी टाइम लिमिट है। जिस दिन हमने रिक्विजिशन दी थी वहां से 3 महीने के अंदर हमको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सर ऐसा करने में तो खर्चा आएगा। खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी। खर्चा आप उठाएंगे, कंपनी उसका रिएम्बर्समेंट देगी। और मजे की बात यह कि कंपनी इस खर्चे को डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से काट लेगी। तो ये पनिशमेंट हो गया एक तरह से डायरेक्टर्स के लिए। ये एक तरह से क्या हो गया डायरेक्टर्स के लिए? पनिशमेंट हो गया कि देख, तू खुद ही मीटिंग बुला देता तो कंपनी के खर्चे पे होती, तूने बुलाई नहीं, इसने बुला ली, इसने खर्चा करके कंपनी से ले लिया, अब कंपनी तेरे से काट लेगी। डायरेक्टर मीटिंग बुला देता तो खर्चा किसका होता? कंपनी का। डायरेक्टर ने मीटिंग नहीं बुलाई तो अब उसके रेम्यूनरेशन से कट जाएगा। एंड लास्ट, ईजीएम की बहुत आवश्यकता है, बोर्ड बुला नहीं रहा है, रिक्विजिशनिस्ट बुला पा नहीं रहे, उनके पास इतने शेयर नहीं है, मीटिंग की जरूरत है, क्या करें क्या करें? ट्रिब्यूनल को जाके कोई मेंबर कह दे, अरे सर वहां सब मिसमैनेज्ड है, कुछ करो ना, उधर आके देखो। या कोई डायरेक्टर जाके कह दे कि अरे सर हमारी कंपनी में कुछ भी ढंग का नहीं चल रहा है। या ट्रिब्यूनल को सुओ मोटो लगे कि यहाँ पे एक्शन ले लेना चाहिए। कई बार है ना, मीडिया में कुछ खबरें आती हैं, कोर्ट्स भी उसकी बेसिस पर सुओ मोटो एक केस चालू कर देते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, जज साहब का। जज साहब प्लेन में जा रहे थे, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, जज साहब ने देखा कि ये तो गलत है, तो उन्होंने सुओ मोटो ही एक लिटिगेशन स्टार्ट कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें डीजीसीए और जो सिविल एविएशन कंपनीज है उनको पार्टी बना ली और उनको एक डायरेक्शन इश्यू कर दी उसके बाद, स्वयं की इच्छा से, सुओ मोटो। ये है ईजीएम बुलाने के तरीके। सेक्शन 98 था, वो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, एज पर सेक्शन 98। $21 days और 45 days में और की जगह एंड आएगा। नहीं नहीं, दो में से एक भी गलती अगर कर दे बोर्ड तो भी फेल्ड मानेंगे। 15वें दिन नोटिस भेज दे कि 60 दिन बाद मीटिंग है, दे फेल्ड। वो 22वें दिन नोटिस डिस्पैच करे कि 40वें दिन मीटिंग है, तो भी क्या मानेंगे? फेल्ड। सर वो 25वें दिन नोटिस भेजे जिसमें बोले 75वें दिन मीटिंग है, फेल्ड। सर वो 21st डे नोटिस डिस्पैच कर दें जिसमें 45th डे मीटिंग है, पास्ट। हाँ जी, 30 दिन 21 दिन भी 0 से काउंट होंगे, 45 दिन भी 0 से काउंट होंगे, 3 महीने भी 0 से काउंट होंगे। सर तो 0 कहां काउंट होगा? जब आपने रिक्वेस्ट जमा करी कंपनी के पास।
सेंचुरी कंप्लीट होने पर बहुत बहुत बधाइयां। ये ऐसा बैट बल्ला ऊपर करते हैं। जिस दिन तुम्हारी सेंचुरी हो जाएगी, तो मेरी सेंचुरी हुई है, अब तुम्हारी सेंचुरी होगी तब देखिए। सर रीजनल डायरेक्टर हेड ऑफ आरओसी होता है। हाँ बेटा, रीजनल डायरेक्टर आरओसी से बड़ी अथॉरिटी है। अब देखो एक बार अगर हम क्विकली देखें, सेक्शन 100 हमने क्या पढ़ा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर 99 तो नोट्स में दिया ही नहीं है। दिया है, एक पैराग्राफ है, पढ़ लेना, पनिशमेंट है उसमें, खुद पढ़ लेना। 98 कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल, 97 कॉलिंग ऑफ एजीएम बाय ट्रिब्यूनल, 96 एजीएम की लास्ट डेट और डेट टाइम प्लेस। 95 हमने पढ़ा ही नहीं। 94 प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन वगैरह हमने पढ़ा कि रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो 1/10 जहां मेंबर रहते हैं वहां रख सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पर पास करना पड़ेगा, याद है ना। 94 93 हमने पढ़ा नहीं। 92 वाज एनुअल रिटर्न। 91 पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, बुक क्लोजर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर 90 इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप। ये मैंने, ये वो वही वाला था क्या, 25% वाला बड़ा सेक्शन है क्या, ये बड़ा वाला सेक्शन है ना ये। फिर 89 डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप। फिर 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर एंड इंडेक्स ऑफ मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर। तो अभी यहां पे, अच्छा उसके बाद 87 हमने क्या पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। 86 पनिशमेंट था, वो हमने नहीं पढ़ा। 85 नहीं पढ़ा ना हमने। 84 पढ़ा था, रिसीवर के बारे में पढ़ा था। 83 सुओ मोडो वाला है क्या, आरओसी सुओ मोडो चार्ज सेटिस्फेक्शन कर सकता है। 82 हमने क्या पढ़ा था, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। 80 कौन सा, 82, हाँ। फिर उसके बाद 81 नहीं पढ़ा था। फिर 80, बोलो ना क्या पढ़ा था। 78 पढ़ा था सीधे, क्या पढ़ा था 78 में, कंपनी टू कीप रजिस्टर ऑफ, कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज तो सामने वाला बंदा कैसे करा सकता है। 77, हाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये 87 से लेके 100 के बीच में ना बहुत सारे सेक्शन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है या उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उनको सबको छोड़ दिया है। आप अगर नोट्स में उसमें से कुछ सेक्शन दिए हैं पनिशमेंट वगैरह के, वो रीड कर लेना, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।